नमस्कार। इस खास इंटरव्यू में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ, और जिनसे हम बात कर रहे हैं वो विजय गोखले जी हैं। पूर्व विदेश सचिव हैं, 2018 से 2020 तक का विदेश सचिव रहे हैं। इसके पहले वो चीन में भारत के राजदूत के तौर पर पोस्टेड थे, और उनके पास एक खास डिस्टिंक्शन ये है कि उन्होंने चीन में भी सर्व किया है और ताइवान में भी पोस्टेड रहे हैं। और ये आमतौर पर बहुत विरले ही डिप्लोमेट जो हैं उनको ये मौका मिलता है। डोकलाम विवाद जब हुआ था उस वक्त भी इनकी अहम भूमिका रही उसको सुलझाने में, और चीन में इनकी विशेष रुचि है, विशेष एक्सपर्टीज़ है। और जब इस तरह की एक्सपर्टीज़ किसी के पास हो तो वो किताब अगर ना लिखे बाकी लोगों के जानने के लिए तो ये एक बड़ा लॉस होगा। और विजय गोखले जी जो हैं उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और एक ताज़ा किताब उनकी आ रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका विजय गोखले जी हमसे इस बातचीत के लिए। और आपकी जो ताज़ा किताब है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने क्रॉस विंड्स लिखी है, और इस पर ही हम बात करेंगे। थैंक यू कादम्बिनी जी, बहुत खुशी हुई कि मैं आपके प्रोग्राम से जुड़ सका। जी, ये जो आपकी ताज़ा किताब है, मैं जब इसका जो हमारे पास जो कॉपी है वो मैं पढ़ रही थी, तो इसमें 1949 से 1959 और ख़ासकर ताइवान स्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया गया है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि कैसे तनाव बढ़ रहा है, लेकिन ये ख़ास वक्त जो आपने चुना है भारत के ठीक इंडिपेंडेंस के बाद, और जिस तरह से पूरा ये डेवलप होता नज़र आता है आपकी किताब में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगता है कि उस वक्त जो कुछ हुआ उसका सीधा सीधा असर अब भी पड़ रहा है सब कुछ पर? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। जी। हाँ इसलिए है क्योंकि आज भी 75 साल के बाद ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है चीन और अमेरिका के बीच में। और इन दोनों देशों के बीच में जो कोई तनाव बढ़ रहा है उसका परिणाम भारत पे और पूर्ण इंडो पैसिफिक रीजन पर आ रहा है। ना क्योंकि परिस्थिति बदली हुई है, बिल्कुल। आज चीन एक शक्तिशाली देश है, भारत भी बहुत जल्दी विकसित हो रहा है, ब्रिटेन का तो साम्राज्य खत्म हो चुका है। तो परिस्थितियां कुछ अलग हैं, लेकिन जो भारत के इंटरेस्ट है वो अभी तक वही है जो 1950 के दशक में था। और ये इंटरेस्ट है कि हमारे हित में इंडो पैसिफिक में शांति बनाए रखना ये बहुत जरूरी बात है। जी। और इसमें भारत ने एक रोल प्ले किया था 1950 के दशक में, और मेरा किताब इसका विवरण करता है और ये दर्शाता है कि चीन और अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे उस 50 के दशक में कैसे आगे बढ़े और क्या क्या समस्याएं आई। जी, एक इम्प्रेशन जो पढ़ते वक्त मुझे लगा वो ये कि जो कुछ हो रहा था, क्योंकि भारत को उस वक्त आज़ादी मिली थी, इतना मजबूत सिचुएशन में शायद भारत नहीं था। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति उस वक्त इस खास मुद्दे को लेकर थी, वो रिएक्शन और दबाव वाली ज़्यादा थी, इनोवेटिव थोड़ी कम लगी मुझे। क्या ये सही पढ़ पा रही हूँ मैं? एक तौर पे हमारे पहले प्रधानमंत्री जी का सोच था कि अगर भारत को आगे बढ़ना हो, अगर कोल्ड वॉर के बीच में फंसना ना हो, तो एक इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। और इस इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए अन्य एशियाई देशों के साथ भागीदारी बनानी पड़ेगी। और अन्य एशियाई देशों में चीन सबसे बड़ा देश था उस समय। तो एक तरह से ये एक स्ट्रेटेजिक विजन था। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि जहां स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स की बात आई, शायद हम कुछ कम पड़ गए। हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम चीन को मान्यता दे रहे हैं तो वापसी में हमें क्या मिलेगा, हमारे क्या नेशनल इंटरेस्ट है और उन नेशनल इंटरेस्ट को हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं। और इसलिए शायद हमने कुछ वहां गलतियां की जिससे हम अब आज सीख रहे हैं, और होपफुली वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। आपने जो इसमें लिखा है उसमें
बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये कि पंडित नेहरू की आपने बात की कि चीन को वो एक एडवर्सरी या कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं बल्कि एक एशियन सहयोगी के तौर पर देखते थे। क्या ये अमेरिकी सलाह के बावजूद, जैसा आपने लिखा है कि वॉशिंगटन में उनको सलाह दिया गया था कि वो मान्यता चीन को ना दें, जिस तरह से ताइवान और चीन के बीच में मसले चल रहे थे, लेकिन सलाह के बावजूद उन्होंने इस पे कदम आगे बढ़ाए क्योंकि वो सहयोगी के तौर पर चीन को देख रहे थे। क्या ये एक बहुत बड़ी गलती थी, जैसा कि विदेश नीति की अगर बात करें या फिर उसके बाद जो हुआ चीन के साथ जैसे आज स्थिति है, क्या ये बहुत बड़ी गलती थी? देखिए, हम नए नए स्वतंत्र हुए थे। हाँ। और उस समय की लीडरशिप की ये सोच थी कि अगर हम किसी भी कैंप में पड़े, चाहे वो अमेरिकी कैंप हो या रूसी कैंप हो, तो हमें उस तरह का एक हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का एक इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, हम नहीं ले पाएंगे। जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकी सरकार ने हमें कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा था कि अगर आप चीन को मान्यता देने जा रहे हैं तो पहले उनसे ये जरूर पूछेगा कि जो भूतपूर्व सरकार ने कुछ मान्यताएं दी थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थे, कोई ट्रीटीज थे, कुछ एग्रीमेंट्स थे, क्या उनपे वो विल दे कंटिन्यू टू फॉलो दैट। हमने ये सलाह को एक तरफ रख दिया। हाँ। हमने इन सलाह पे कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरे ख्याल में, मेरे सोच में, अगर हम कुछ लेते, अगर हम चीन से ये मुद्दा उठाते तो शायद सीमा विवाद हमें बहुत जल्दी पता चल जाता। बिल्कुल। क्योंकि हमने पूछा ही नहीं। 10 साल लगे हमें समझने में कि ये जो नई सरकार चीन में स्थापित हुई है, वो तो भारत चीन का जो बाउंड्री है, जो हम मानते हैं बाउंड्री है, उस पे वो उनकी स्वीकृता है ही नहीं, वो मानते ही नहीं थे। साफ तौर पर मना कर दिया था। और आपने ये भी लिखा है कि Indian policy was not therefore built on direct understandings but instead on untested assumptions. In the case of the US and Britain as well, personal preferences played a significant role in making policy. ये बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद चौंकाने वाला है और किसी लेवल पे थोड़ा डरावना भी है। नहीं, ऐसे है कादिम्बिनी जी की मैंने किताब में फैक्चुअल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ये मैंने कंक्लूजन्स निकाले हैं। जी। एक तो ये हमें मानना पड़ेगा कि 1949 से 1954 तक 5 वर्ष के दौरान जी। भारत और चीन के नेताओं के बीच में एक भी मीटिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल। लेकिन हम बड़े बड़े मुद्दों पे बात कर रहे थे, जैसे तिब्बत का मुद्दा या मान्यता देने का मुद्दा। तो एक तो ये है कि अगर हमने कोई मीटिंग नहीं की, अगर हमारे बीच में कोई समझौता नहीं हुआ हमारे नेताओं के बीच में, तो ये मेरे ख्याल में एक खामी है। क्योंकि अगर हम इतने बड़े तौर पे मुद्दों को के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कुछ तो दोनों देश के नेताओं के बीच में कुछ तो तालमेल, कुछ तो एक फेस टू फेस बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैं किताब में दर्शाता हूँ कि हमारे सरकार में जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, वो एक मैच्योर प्रोसेस नहीं था। आज आप देखिए, भारत सरकार अगर कोई भी नीति बनाती हो तो सरकार के अलावा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के अलावा हमारा लोकसभा, राज्यसभा है जहाँ चर्चाएं होती हैं, हमारा मीडिया है जो सवाल उठाती है, कुछ विशेषज्ञ हैं जिनको सरकार कंसल्ट करती है। जी। लेकिन जैसे मैंने किताब में लिखा है, उस समय चाहे वो चीन को मान्यता देना हो, चाहे तिब्बत के साथ, चीन के साथ तिब्बत के ऊपर कोई समझौता करना हो, चाहे ताइवान स्टेट का इशू हो, डिसीजन एक बहुत ही छोटे क्लोज सर्कल में लिया गया। और हमारे पहले प्रधानमंत्री के कुछ खास राजनीतिक एसोसिएट्स थे, पॉलिटिकल एसोसिएट्स, खासकर वीके कृष्ण मेनन जी और सरदार पानीकर जी, उनके ऊपर ज्यादा निर्भर किया। और जो बाकी लोग थे, चाहे वो विदेश मंत्रालय था, चाहे वो विशेषज्ञ थे, उन पे कम उन्होंने निर्भर किया। तो इसलिए मैंने ये जो मैंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। जी।
एक जो आपने चीज़ कही कि किसी पार्टी से, किसी एक ब्लॉक से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विदेश नीति पर बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि इंडिया मस्ट अवॉइड एंटैंगलमेंट्स और अटैचिंग आवरसेल्व्स टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप। किसी खास ग्रुप के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। बीच बीच में लगा कि एक ग्रुप के तरफ शायद ज़्यादा झुकाव है, लेकिन आज अगर हम देखें तो एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट विदेश नीति है जहां पर भारत का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है। चाहे रूस से तेल लेने की बात हो या अमेरिका से जो एक बहुत करीबी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, उसी एक लाइन पर चलते अब बिल्कुल साफ तौर पर नजर हम आते हैं। जी, जैसे हमारे विदेश मंत्री कहते हैं, हमारी अब जो नीति है दैट इज अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक ही देश के साथ जाएंगे। जहां भारत का नेशनल इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर हम ये तय करेंगे कि किस देश के साथ खड़ा होना है और किस देश के साथ हमारा खड़ा होने का फायदा है। अगर हम ये 1950 के दशक में इसको लागू करते तो शायद हमें वो जो 1962 की समस्या होती वो ना होती। लेकिन आज कहना बड़ा आसान है, वो कुछ अलग समय था। हम नए नए स्वतंत्र हुए थे, सरकार भी नहीं थी, कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। तो मेरे ख्याल में एक डायरेक्ट कंपैरिजन, एक तुलना करना शायद एक तरफ इट इज अ बिट अनफेयर। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि आज जो हम विदेश नीति का प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर सभी देशों के साथ संबंध बनाए रखना और भारत का नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना, मैं समझता हूं इसके जो सक्सेसेस हैं दीज आर क्वाइट एविडेंट टू अस। जी, बहुत शुक्रिया आपका विजय गोखले जी हमारे साथ इस चर्चा के लिए। और जो भी विदेश नीति में रुचि रखते हैं उनको ज़रूर ये किताब क्रॉसविंड्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं भारत के उस वक्त के रिश्तों की और उसका जो असर आज की तारीख में पड़ रहा है उस पर भी। बहुत शुक्रिया आपका विजय गोखले जी। थैंक यू।